हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जाना था। परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शक सतह पर जब पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट आती है। जैसे ये हवा है, यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम रखा हुआ, अपारदर्शी कोई पृष्ठ है या कोई वस्तु रखी हुई है। प्रकाश की किरणें ऐसी गई और फिर ये लौट आई इसी माध्यम में। हवा में थी, हवा में ही लौट आई उसी तल में। तो हम कहते हैं कि वहां क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन हुआ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करें। परावर्तन में प्रवेश नहीं होता था, उसी माध्यम में रिटर्न होता था। अपवर्तन में कहता है कि दो माध्यम होना चाहिए, दोनों पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है कि प्रकाश की दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब मान लो आप दो माध्यम लो, माध्यम क्या? जहां प्रकाश की किरणें गमन करें या जो गमन करने की अनुमति देता हो वह माध्यम होता है। तो हवा प्रकाश की किरणें गमन कर सकती हैं, जल में प्रकाश की किरणें गमन कर सकती है, कांच में प्रकाश की किरणें गमन कर सकती हैं। अर्थात जो भी पारदर्शी माध्यम है उसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? एक पार से दूसरी पार और निकल जाती हैं। तो मतलब क्या? एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाना मतलब प्रवेश कर जाना। तो पारदर्शी माध्यम में जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो दूसरे माध्यम में क्या होता है? प्रवेश करने के बाद किरणें कुछ मुड़ जाती हैं। आप जानते हैं कि किरणें सरल रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ चित्र देखिए कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में आई, जल में जैसे ही आई, इसको जाना था ये लाइन से, डॉट डॉट लाइन से सीधी रेखा होती, लेकिन हुआ क्या? थोड़ी सी मुड़ गई, है ना। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणों के मुड़ने की घटना को, प्रकाश की किरणों की दिशा में परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? क्या दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें मुड़ गई या दिशा में परिवर्तन हो गई तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे आपने एक शीशे का ग्लास ले लो, शीशे के ग्लास पे एक पेंसिल डाल दो या कोई स्टिक डाल दो और उसे किनारे से देखिए तो आपको वह हवा में और जो जल में है वह एक थोड़ी सी टेढ़ी मालूम पड़ेगी। या किसी भरे बर्तन में आप सिक्का डाल दो तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। कॉमन सी घटनाएं हैं जो हम लोग देखते हैं। या फल डाल दो, फल थोड़ा बड़ा लगता है देखने में। तारों का टिमटिमाना इसी का प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण है, तारों का टिमटिमाना हो रहा है। तो ऐसी तमाम घटनाएं हमारे आसपास होती हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, जिसमें से कॉमन मैंने कहा, या भरी बाल्टी को देखो तो उसका जो तल है, पेंदी जो होता है, वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सबका कारण कौन है? प्रकाश का अपवर्तन है। और ये क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक उदाहरण मैंने दिखाया कि यहाँ मैं दो माध्यम लिया हूं। ऊपर का माध्यम हवा है, नीचे का माध्यम क्या है? जल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि हवा और जल माध्यम तो है, लेकिन यहाँ माध्यम को दो भागों में बांटेंगे, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। तो यहाँ हवा क्या है? विरल माध्यम है। तो हवा विरल माध्यम है, जल क्या है? सघन माध्यम है। एक प्रकाश की किरण हवा में
हवा से होती है, यानी हवा माध्यम में आपतित हुई और जैसे ही जल में प्रवेश की वह अपने पथ से मुड़ गई। और जब हमने इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला तो किधर की ओर मुड़ी? अभिलंब की ओर मुड़ी। सवाल यह है कि दिशा में परिवर्तन तो होता है, लेकिन किस तरफ? अभिलंब से दूर भागती है कि अभिलंब के नजदीक आती है, यह हमें देखना होता है। तो आइए इसको देखते हैं। नोट में मैंने लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तब किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह किधर मुड़ेंगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इसका उल्टा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह अभिलंब से दूर भाग जाएगी। उल्टा, सघन से विरल होगा तो दूर भागेगा और विरल से सघन होगा तो नजदीक आएगा। इसे आप बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। जो मैं उदाहरण बताने जा रहा हूं उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप रेस लगा रहे हो, ठीक है, आपको क्या है कि आप गली से भागते हुए उसके बाद एक गली में भाग रहे हैं, गली आपका खाली है, वहां आप कैसे भागोगे? रेस है, रेस में क्या होता है? सबसे तेज दौड़ना होता है। ठीक है, तो गली है जहां आपको खाली है, पूरा गली में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप क्या होगा? पूरा स्पीड भाग रहे हो, जितना तेज चाहिए उतना तेज भाग रहे हैं, है ना। उसके बाद एक कमरा मिलता है, ठीक है, एक कमरा मिलता है, कमरे में अस्त व्यस्त सामान रखे हुए हैं। अब आपका क्या होगा? अब आपका वेग क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या आप उसी वेग से भाग पाओगे? जी नहीं, अब आपका वेग घट जाएगा। और आप क्या खोजोगे? आप खोजोगे कि जितना जल्दी हम वहां से निकल जाए, है ना। जैसे आप एक और उदाहरण ले लो कि आप अभी मैदान में भाग रहे हो तो फुल स्पीड में भाग रहे हो, सीधे भाग रहे हो, ठीक है। उसके बाद जंगल आ गया, तो जंगल में क्या मैदान जैसा भाग सकते हो? नहीं, वहां रश है, वहां भीड़ है, तो वहां आपका वेग भी कम हो जाएगा और आप क्या शॉर्टकट खोजोगे, शॉर्टकट भागना चाहोगे। तो वही चीज यहां है। देखिए, ये खाली था तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन की फुल स्पीड में, है ना। उसके बाद क्या हुआ? विरल माध्यम, सघन माध्यम आ गया, यानी जंगल आ गया। तो अब क्या हुआ? वेग घट गया। इसकी अपेक्षा यहां किरण का वेग घट गया। बात ध्यान देना, इसकी अपेक्षा यहां किरण का वेग घट गया और घटने के कारण अब यह इसको सघन माध्यम मिल रहा है तो यह चाहता है कि हम जितना जल्दी वहां से निकल जाएं, यानी यह थोड़ा सा शॉर्टकट भागने लगेगा। ये लॉन्ग कट है तो शॉर्टकट के लिए क्या करेगा? यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर आप जंगल से भाग रहे हैं, अब मैदान की ओर जाना है, तो जंगल में तो आप धीरे चल रहे हो, जैसा ही मैदान में जाओगे तो आपका वेग क्या हो जाएगा? बोलिए, बढ़ जाएगा ना। तो अब मान लो यहां से है, इस तरह से गए, यहां विलंब में कर देता हूं। अब मैदान मिला तो क्या होगा? आप पूरा तेज गति से भागोगे, तो इस तरह से भागोगे, अभिलंब से दूर चले जाओगे। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सघन माध्यम में क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर भागेगा। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। या ध्यान रखिए कि प्रकाश का परावर्तन का भी दो नियम था, पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है, जिसमें से पहला नियम मिलता जुलता है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए इसको समझते हैं। जो किरणें एक माध्यम में आती है वो आपतित किरण है, और जब वही किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं और मुड़ जाती हैं तो वह किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण कहलाती है। बाकी तो आप जान ही रहे हो कि ये पृष्ठ हुआ जो हवा और सघन जल को अलग कर रहा है। तो यहां पर ये जो बिंदु हुआ कौन हुआ? आपतन बिंदु। और इस पर जो ये हम डाले हैं ये क्या है? अभिलंब है। तो ये तीनों क्या है? ये और ये तीनों एक ही तल में है। तल क्या है? तल मैंने बता चुका हूं कि जैसे यह बोर्ड एक तल है,
अब प्रकाश की किरण को जब हम यहां से गुजारेंगे, यहां पर कोई लेजर लाइट रखकर जब हम यहां गुजारेंगे तो यह ऐसे निकल के नहीं चली आएगी इसकी किरणें। ये जब भी वो घटनाएं होंगी तो इसी तल में घटनाएं होंगी, आगे ऐसे नहीं निकल के चली आएंगी। क्लियर? अगर आपके पास है तो आप इस तरह से एक पृष्ठ पर इस तरह से सटाकर एक लेजर लाइट जलाइए, आप देखिएगा कि यह इधर नहीं, जब भी होगा तो ये ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसी पर लाइट फैल की रह जाएगी, ये आगे नहीं निकलती है। तो ये तल हुआ। तो तीनों क्या है? एक ही तल में है। लेकिन दूसरा समझने की बात है, दूसरा थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। कहता है प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित पारदर्शी माध्यमों के युग्म के लिए, यहां तक समझिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश में कितने रंग है? मुख्यतः 7 रंग है, और निश्चित पारदर्शी माध्यमों के लिए। अब रंग का जिक्र क्यों हुआ? अब रंग का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश में जो बैजानी हपी नाला जो 7 रंग है, 7 रंगों का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है? तो आप यदि ये घटना ले रहे हो, मान लो यही हवा और जल में लाल रंग का ले रहे हो, हरा का ले रहे हो, बैगनी का ले रहे हो, पीला का ले रहे हो, तो हमेशा जो घटना होगी वह एक जैसा नहीं होगा, कोई ज्यादा मुरझाएगा, कोई कम मुड़ेगा। इसलिए रंग पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो जब भी हम बात करेंगे तो एक निश्चित रंग का बात करेंगे और निश्चित माध्यम के लिए। अब मान लो फिर यहां से देखो हवा जल है, हवा जल में हमने लाल रंग लिया। ठीक है? अब हवा जल की जगह पर हवा और शीशा कर दूं और लाल रंग लूं, क्या सेम घटनाएं घटेंगी क्या? अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, ये कौन कौन है? ये आपका आपतित कोण है, यानी आपतन कोण है। ठीक है? और यह क्या है? कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण हो गया ऊपर वाला आई, और ये हो गया अपवर्तित कोण यानी आर। ठीक है? अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित कोण, और ये आपतित हो रहा है तो आपतन कोण, है ना? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मान लो ये लाल रंग है और हम माध्यम को चेंज कर दिए। अभी ये दोनों जो कोण है इस माध्यम के लिए उसको नोट कर ले। फिर क्या करें? माध्यम चेंज करें, हवा करें और जल की जगह पर एक शीशा कर दें, जैसे आयताकार जो स्लैब होता है। और उसके बाद आपतन कोण और अपवर्तित कोण का मान नोट कीजिएगा, तो वो इसके जैसा नहीं आएगा, परिवर्तन हो जाएगा, है ना? तो रंग में भी परिवर्तन, रंग बदलेगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा, और माध्यम बदलेगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित पारदर्शी माध्यमों के लिए, आगे बढ़े, आपतन कोण की ज्या यानी साइन। अब साइन आप तो पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़ते हैं आप, तो उसकी जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है। अब जया ही क्यों, यानी साइन ही क्यों, कॉस क्यों नहीं, टैन क्यों नहीं, कॉट क्यों नहीं? सवाल है ना? तो सवाल इसलिए है क्योंकि हमें अब स्थिरांक प्राप्त करना है। तो स्नेल, इस नियम को खोजने वाले स्नेल थे, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, नोट दैट। ठीक है? तो अब ये क्यों भाई, इसमें शोध होता है कि आखिर ये दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जैसे प्रकाश के परावर्तन के लिए रिलेशन था I = R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो अब यहां कौन सा होगा? क्या I और R बराबर होंगे? यहां नहीं होंगे, क्योंकि मुड़ जाते हैं तो या तो कम जाएंगे, आपतन कोण से अपवर्तित कोण या तो कम जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, है ना? तो I बराबर R नहीं होगा इसके लिए। तो आखिर कौन सा संबंध होगा? तो स्नेल महोदय ने एक संबंध दिखाया कि इसकी जो ज्या है आपतन कोण की यानी साइन I, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R,
को जब हम भाग देते हैं तो हमेशा एक स्थिरांक प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अभी ये हवा और जल है, अभी हम नोट करेंगे, है ना। तो जब नोट करेंगे अलग अलग जगह पर रखकर, तो हमेशा जब हम उसको भाग देंगे तो इसका स्थिरांक एक फिक्स मान आएगा, इसका मान जो है एक फिक्स आएगा। फिर आप क्या करो, लेकिन हाँ ध्यान देना, इसके लिए निश्चित रंग और निश्चित पारदर्शी माध्यमों के लिए होना चाहिए। तो अभी हम लाल रंग ले रहे हैं, हवा और जल माध्यम ले रहे हैं। अब यहां नोट कीजिए, ठीक है। अभी से मान लो ये प्रकाश यहां से गुजरी, तो ये दोनों बना, इसको नोट कर लीजिए। फिर प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा और झुका के आपतित करवाइए, अलग अलग केसेस में लीजिए और सबको भाग दीजिए। हमेशा क्या आएगा, जो मान आएगा भाग देकर वो हमेशा एक जैसा आएगा, यानी क्या आएगा, स्थिरांक आएगा। ठीक है, और इसके बारे में भी और हम पढ़ना है डिटेल में। इसे हमने क्या कहा था, अस्नेल का नियम। और इसे, इस स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं, इस स्थिरांक को ही अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दूसरे माध्यम का साइन आर क्या है, ये दूसरे माध्यम के लिए है ना, जी हाँ। तो कहेंगे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की अपेक्षा, यानी दूसरे माध्यम में पहले माध्यम की अपेक्षा प्रकाश का अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रकाश का अपवर्तन। ये बस इसको समझना था। ये मेन ये ध्यान देना है, हवा विरल और सघन, जो मैं उदाहरण दिया हूं जंगल का और मैदान का, उसको दिमाग में रखिए कि खुला क्षेत्र मिलेगा, तेज गति से भागेगी। जब क्षेत्र थोड़ा जाम हो जाएगा, रश मिल जाएगा, भीड़ भाड़ मिलेगा, तो वहां उसका वेग घट जाएगा और वह शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देगा। शॉर्टकट ढूंढने पर क्या होगा, जैसे यहां से हमको मान लो ये पार निकालना है ना, तो बताओ ये रास्ता तो लॉन्ग कट हो गया, तो ये क्या चाहेगा, अरे लॉन्ग कट नहीं, हमको शॉर्टकट निकालना होगा। तो शॉर्टकट में क्या होगा, अभिलंब की ओर हो जाएगा। इसका उल्टा यहां होगा, अभिलंब की ओर दूर भागेगा, क्योंकि खुला मैदान मिल गया, वह तेजी से भागेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। किधर मुड़ता है, बच्चे यहां फंस जाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो दूसरे माध्यम में, जब सघन माध्यम में प्रवेश की तो किधर मुड़ेगी, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिलंब से दूर भागेगी कि अभिलंब के नजदीक आएगी। तो ये जो उदाहरण दिया हूं, इसको आप याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, फिर से वही बोलूंगा कि लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के बीच। कुछ पूछना हो, कुछ समस्या हो तो कमेंट भी कर लो। और चैनल पर यदि आप नई पहली बार आ रहे देख रहे हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।